हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक राजनीति शास्त्र के साथ लोकतंत्र के परिणाम के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि जो लोकतंत्र है, तो जो सरकार गठित होती है, जो सत्ता पे सरकार आती है, तो वह किस तरीके से उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है और वैध होती है। तो इसका नंबर 1 है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि हमारे भारत देश में चुनाव हर 5 साल में होते हैं, है ना। तो मतलब एक निश्चित अवधि हो जाती है। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र में जो चुनाव हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वह स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। नंबर 2 है कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। तो उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं तो उनमें सरकार क्या होती है, जो कानून बनाती है, तो उन कानून की जो प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें बातें होती हैं, बहस होती है, वाद विवाद होते हैं। तो जिसके कारण जो भी कानून बन के आता है वो एकदम सही और सटीक होता है, लोग उसको मानते हैं। तीसरा होता है सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार होता है। मतलब सरकार क्या काम कर रही है ना। तो इन सब की जानकारी एक नागरिक पा सकता है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास सूचना का अधिकार है और सूचना के अधिकार के तहत वह जान सकता है कि सरकार के जो कामकाज है ना, तो उसकी वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 2 है लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो इसका उत्तर है विश्व के लगभग सभी देशों में जाति, धर्म, भाषा तथा संस्कृति आदि के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हमारे भारत देश में भी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं और इन विभिन्नताओं को संभालने तथा उनके बीच सामंजस्य बिठाने के लिए लोकतंत्र सबसे उत्तम सरकार मानी जाती है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार तथा अवसर प्राप्त होते हैं और लोगों में जाति, धर्म तथा भाषा आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। पिछड़े हुए तथा गरीब नागरिकों को भी मतदान करने तथा चुनाव लड़ने के अधिकार दिए जाते हैं। कुछ राज्यों में तो पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां तथा विधान मंडलों में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की जाती है। भारत इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो कुछ प्रश्नों के पक्ष में तर्क देंगे, कुछ पक्षों के जो सही नहीं है उनके हम विपक्ष में तर्क देंगे। प्रश्न नंबर 1 है औद्योगिक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, है ना। जो औद्योगिक देश होते हैं, मतलब जो औद्योगिकीकरण होता है ना, इंडस्ट्री होती है ना जहाँ पर, तो औद्योगिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। तो मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि कोई गरीब देश है तो उसको आर्थिक विकास करना है तो वह क्या करे, उसके लिए तानाशाही होना चाहिए। तो क्या यह कथन पक्ष में है या विपक्ष में है? तो यह विपक्ष में तर्क है। तो यह कथन सही नहीं है। तो कैसा कथन हो गया? विपक्ष में हो गया। गरीब देश आर्थिक विकास तानाशाही शासन में नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि जो तानाशाही होगा तो उसमें क्या होगा, तानाशाही शासन में ना तो स्वतंत्रता होगी, ना समानता होगी, ना राजनैतिक और ना आर्थिक अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसे में गरीब देश जो होगा वह आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। दूसरा है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता है। तो लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम कर सकता है ना, इसमें बोला कि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र जो होता है वह अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में ही राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र समानता लाने के लिए कानून भी बना सकता है। जैसे भारत में बहुत से कानूनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है, गरीब देशों की सरकार को अपने ज्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योग और बुनियादी आर्थिक ढांचे पर खर्च करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि जो गरीब देश हैं तो वहाँ की जो सरकार है वो अपने संसाधन कहाँ खर्च करती है, आहार में, कपड़ा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। तो यहाँ नहीं खर्च करना चाहिए, बल्कि कहाँ खर्च करना चाहिए, नए नए उद्योग लगाना चाहिए, बुनियादी आर्थिक ढांचे तैयार करना चाहिए। तो यह कैसा है, ये भी जो पॉइंट है इसके विपक्ष में हम बोलेंगे। तो यह कथन सही नहीं है कि गरीब देशों को अपने संसाधन उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करने चाहिए। गरीब देशों का लक्ष्य होना चाहिए कि पहले अपने देश के लोगों की कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करें और इसके बाद उद्योगों और बुनियादी पर खर्च करें, क्योंकि लोग गरीब होंगे और गरीब होंगे तो वो उस मजबूत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को संभाल नहीं पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से पहला खर्च कहाँ करना चाहिए, गरीब देश को आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। तो नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है, ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता अमीर और गरीब किसी देश में पूरी तरह से नहीं है। दोनों प्रकार के देशों में देश की कुल आय कुछ ही लोगों के हाथ में है। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई देखने को मिलती है। फर्क इतना है कि गरीब देशों में गरीबी की संख्या है ना, जो गरीब होते हैं उनकी संख्या कैसी होती है, ज्यादा होती है, और जबकि अमीर देशों में यह संख्या कुछ कम होती है। लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी तरह का प्रमुख और टकराव नहीं होता, मतलब प्रभुत्व और टकराव होता है, यहाँ प्रभुत्व लिखेंगे, है ना। तो इसका यह मतलब नहीं है कि किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। सभी लोग एक ही वोट देते हैं, किंतु जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं ये राजनीति में भी प्रभुत्व रखते हैं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए ब्यौरे में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें। ये स्थितियां किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय भी सुझाएं। तो प्रश्न 1 है, इसमें उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। तो जो उड़ीसा है, तो उड़ीसा में क्या था कि एक मंदिर था, उस मंदिर में 2 दरवाजे रखे गए थे। एक दरवाजे में जो उच्च जाति के लोग थे वो प्रवेश करेंगे और दूसरे दरवाजे से जो दलित वर्ग के लोग होंगे उससे प्रवेश करते थे। तो उसके लिए उच्च न्यायालय में क्या किया गया था, अपील की गई थी। तो उच्च न्यायालय ने क्या किया, ये निर्देश दिया गया कि एक ही दरवाजा हो और एक ही दरवाजे से सबको मतलब जितने भी भक्तगण आ रहे हैं तो एक ही दरवाजे से उनको प्रवेश की अनुमति दी जाए। इसका उत्तर देख लीजिए।
तो उच्च न्यायालय का आदेश सामाजिक असमानता को समाप्त करने वाला है। तो मतलब उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है, जो आदेश पारित किया है, तो उसके आधार पर हम क्या देख रहे हैं? उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि जो सामाजिक असमानता थी उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मंदिर में सभी को एक ही दरवाजे से प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। तो यहाँ पर क्या समाप्त हो गया? यहाँ पर सामाजिक असमानता थी जो वह समाप्त हो गया। दूसरा है, भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो भारत में किसानों द्वारा विभिन्न राज्यों में आत्महत्या की घटना आर्थिक तंगी को दर्शाती है। आर्थिक तंगी मतलब पैसे की कमी हो रही है, तो पैसे की कमी के कारण किसान क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। तो शासन को जो निर्धन मतलब होता है गरीब, जो गरीब किसान हैं उनको आर्थिक सहायता और कम ब्याज पर ऋण देने की योजना लागू करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न तीसरा है, जम्मू कश्मीर के गंडवारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों को हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना की जांच के आदेश दिए गए। तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मुठभेड़ दिखाकर 3 नागरिकों की जो हत्या हुई है वो पूर्णतः अलोकतांत्रिक है और इसके लिए सरकार को तुरंत जांच करवानी चाहिए। प्रश्न 5वां है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक नंबर का लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, नंबर खा लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी हैं, नंबर गा हाशिए के समूहों में कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए हैं, नंबर घ राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। तो इसका उत्तर है का, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। प्रश्न नंबर 6 है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरा व्यक्ति की गरिमा, तीसरा है बहुसंख्यकों का शासन और चौथा है कानून से समक्ष समानता। तो इसका सही उत्तर है गा बहुसंख्यकों का शासन। नंबर 7 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि का लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, खा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, नंबर गा तानाशाही में असमानताएं नहीं होती, घा तानाशाही जो लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। तो इसमें से जो कौन सा सही है वो देख लेते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को एक स्टोरी है, एक कहानी समझ लीजिए इसे, है ना। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। नन्नू नाम का एक मजदूर है। तो नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मतलब जो है ना प्रतिदिन कमाता है ना, जो प्रतिदिन कमाता है और अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है। वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अर्जी दी। अगले 3 महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसकी अर्जी की स्थिति बताने की कौन कहे उसको देखने तक के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्यवाही का ब्यौरा भी मांगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार हो गया। मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि जो नन्नू है उसका राशन कार्ड गुम गया
और उसने राशन कार्ड के लिए अर्जी दी, लेकिन जितने अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे ना, उसकी है ना जो आवेदन था, जो अर्जी थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उसने सूचना का जो अधिकार होता है ना, उसने वह लगाया। तो अब क्या हुआ, एक ही हफ्ते के अंदर जो खाद्य विभाग का इंस्पेक्टर था उसके घर आया और उससे क्या बोला कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार हो गया है और तुम दफ्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब राशन कार्ड लेने गया तो उस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े जो अधिकारी थे, उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। किसका स्वागत किया? नन्नू का। तो इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की, मतलब कहा कि आइए बैठिए चाय पीजिए, है ना, और कहा कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार वाला आवेदन आप वापस ले लें। ठीक, तो मतलब क्या बोला गया कि अब जो आपने सूचना का अधिकार वाला जो आवेदन लगाया था उसको वापस ले लीजिए। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि नन्नू का उदाहरण क्या बताता है? नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ? अपने माँ पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारी के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा है। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर देख लें। तो नन्नू के उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि सूचना के अधिकार संबंधी जो अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ने नागरिकों को बहुत ही सशक्त बना दिया है, मतलब एक मजबूती प्रदान की है। वे सरकारी अधिकारी जो पहले नन्नू का काम करना तो दूर, उससे बात करने तक को तैयार न थे, नन्नू द्वारा इस अधिकार के प्रयोग के पश्चात तुरंत ही उसका काम करने के लिए तैयार हो गए और उसका काम करने के साथ साथ अधिकारियों के व्यवहार में भी अंतर आ गया। तो अतः लोकतंत्र नागरिकों को सशक्त बनाने का पक्षधर है। तो इस प्रकार से हमने आपके इस अध्याय के प्रश्नोत्तर को हल किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।